नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल के इस खास शो में और मैं हूं राजश्री आपके साथ। और आज इंडिया लीगल में हम केवल कानूनी बात नहीं करने वाले हैं बल्कि एक ऐसी बात आपके सामने लेकर आए हैं जो आज हमारे आपके लिए सभी के लिए बहुत अहम हो गया है। और ये बात हो रही है चौथे खंभे यानी मीडिया की। मीडिया क्या अपनी सीमाएं लांघने लगा है? मीडिया आजकल जो सबकी खबर देता आया है आज खुद खबरों में है और बहुत हद तक कहा जाए तो ऐसी खबरों में है जिसे पॉजिटिव न्यूज़ नहीं कहा जा सकता। मीडिया को लेकर आज तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम आज ये अपने इस खास कार्यक्रम में खबरों की दुनिया की एक कड़वे सच से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। खबरों से तो रोज़ ही हमारा नाता जुड़ता है। हर रोज़ आप टेलीविज़न या सोशल मीडिया या रेडियो या अखबार के जरिए क्या दुनिया में चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या जो आप तक पहुंचाया जा रहा है वो वाकई सटीक, सही और 100% सच है, ये आजकल सवाल हो गया है। इसके अलावा जो भाषा है, जो डिस्कोर्स है, वो कैसे बदला है, वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चिंता हो रही है वो ये है कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो बाकी तीनों स्तंभों की जो कर्तव्य है, जो अधिकार क्षेत्र है, उसमें घुसकर कुछ इस तरह से अपनी भूमिका निभाने लगा है कि बहुत हद तक इसे कहा जाए कि वो गैर कानूनी तरीके से दूसरे स्तंभों के अधिकार क्षेत्र में घुसकर उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े करने लगा है। मीडिया आजकल क्यों एक ऐसा माध्यम हो गया है जहां आप किसी को भी कभी भी कटघरे में खड़ा कर लेंगे और आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। एपीएन भी एक मीडिया हाउस है और यहाँ पर हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको वो खबरें दिखाते हैं जिनका तथ्य होता है। लेकिन जब अपने ही क्षेत्र में, अपने ही समाज में गंदगी फैलने लगे, अपने ही कुनबे में यदि खराबी होने लगे, तो ये भी हमारा धर्म है कि हम अपने परिवार को, अपने कुनबे को ठीक करें। और इसलिए हमने ये बहुत संवेदनशील विषय रखा आज इंडिया लीगल में और इसके लिए हमने सभी पहलुओं को आज समझने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करेंगे। खबरों को परोसने के जो हालिया चलन हुआ है वो पत्रकारिता पर जैसे सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने गिरेबां में झांकें और यही कोशिश आज इंडिया लीगल में होगी। इस चलन को मीडिया ट्रायल के नाम से वैसे तो हम जानते आए हैं और पक्की खबर पर आधारित रिपोर्टिंग के बजाय मीडिया एक वर्ग ने ऐसे तमाशा में इसे हाल फिलहाल में बदला है जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। हाल फिलहाल के यदि हम मामलों की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के तथाकथित आत्महत्या के मामले की बात हो, तबलीगी जमात का मसला हो, हाथरस कांड हो या फिर मॉब लिंचिंग जैसे भी जो संवेदनशील विषय हैं उस पर भी मीडिया इस तरह से हावी हो रहा है जैसे मानो मीडिया अब मीडिया नहीं रह गया हो, केवल समाज का दर्पण नहीं हो, केवल खबरों को दिखाने का एक माध्यम नहीं हो, बल्कि वो खुद अदालत बन चुका है और खुद ही मुंसिफ बन चुका है। यहाँ तक कि मीडिया का एक वर्ग तो जज और जूरी दोनों की भूमिका निभाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। न्यायालय ने कई मौकों पर व्यक्तिगत पत्रकारों या मीडिया आउटलेट्स को सनसनीखेज, पक्षपाती और नाटकीय खबरें चलाने के लिए फटकार लगाया है। यहाँ तक कि हाल फिलहाल में सीजीआई बोबडे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है हाल फिलहाल में और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसके नाम पर आज तक हम खबरें दिखाते आए हैं और हम ये मानते हैं एक पत्रकार होने की वजह से और एक आम भारतीय होने की वजह से भी कि हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका दुरुपयोग क्या होने लगा है ये सवाल है। और आज हम इस पर भी बात करेंगे कि संविधान ने जो अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया है, क्या हम अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी का दुरुपयोग करने लगे हैं? क्या हम इसको जिस तरह की परिकल्पना थी कि हम बोलें तो ज़रूर लेकिन कुछ खास पाबंदियां हो जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता भंग न हो,
क्या हम इन तमाम प्रावधानों को भूल चुके हैं, विशेषकर मीडिया के मद्देनजर? तो आज इस खास कार्यक्रम में ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम अपने एक मीडिया हाउस होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, हम अपने गिरेबा में भी झांकेंगे। हालांकि हमने हमेशा आपको ऐसी खबरें दिखाई हैं जो खबर हैं, जिसके पीछे तथ्य रहा है। हमने कभी सनसनी नहीं फैलाई है, लेकिन हमारे ही अपने इस समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी नज़र रखने की, इस नब्ज़ पर भी इसके ठीक करने की ज़रूरत है और कम से कम चर्चा तो होनी ही चाहिए। और इसीलिए आज हमने इस खास कार्यक्रम को आपके सामने रखने का फैसला किया है। इसमें हम तमाम उन हालिया रिपोर्ट्स को भी आपको दिखाएंगे जो तमाम अलग अलग चैनल्स पर चलाए गए। ये जानने की कोशिश करेंगे इसी क्षेत्र के दिग्गजों से कि क्या वाकई ये वही मीडिया है जिसकी परिकल्पना गणेश शंकर विद्यार्थी ने की थी? क्या ये वही मीडिया है जिसने भारत को आज़ादी की लड़ाई लड़ने में सहयोग किया? क्या ये वही मीडिया है जो अभी तक अंतिम व्यक्ति की आवाज़ माना जाता रहा था? क्या ये वही मीडिया है जिसने ये तय किया था कि भारत में सुशासन लाया जाएगा? इसको जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही इसके जो कानूनी पहलू है इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी बहस में, इस पूरी चर्चा में, बहस से ज़्यादा ये चर्चा है और चर्चा में भी हम ये कोशिश आज कर रहे हैं तमाम अपने विशेष पैनलिस्टों के जरिए कि इस पूरी समस्या का एक हम हल ढूंढ सकें, एक रास्ता ढूंढ सकें, अपने गिरेमा में झांके भी और जो कुछ अच्छा हो सके वो हम इस पूरे मामले में कर सकें। और इसलिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद अहम पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश भारत के, वो जुड़ रहे हैं। जस्टिस पी.बी. शेट्टी, लोकायुक्त कर्नाटक के, वो जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, संविधान विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नलिनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एन.के. सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और वो संस्था जो मीडिया को एक तरह से अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, उससे भी जुड़े रहे हैं एन.के. सिंह जी। और प्रदीप चक हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रांड एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट। ये इस प्रदीप चक का जुड़ना यूं भी जरूरी था कि आपने हाल फिलहाल में देखा कि मीडिया रेटिंग को लेकर तरह तरह के सवाल उठे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि वाकई क्या रेटिंग ही वो चीज़ है जिसके तहत हमें पैसे मिलते हैं और जिसके तहत हमें विज्ञापन मिलते हैं, और इस विज्ञापन को लेने की मजबूरी की वजह से आज मीडिया का ये एक तरह से, हालांकि बहुत ही कहा जाए ऐसा शब्द है जिसे मैं उपयोग नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मजबूरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये मीडिया का एक विभत्स रूप हम देख रहे हैं। क्या इसी वजह से कि विज्ञापन लेने की मजबूरी है? इसके पहले कि मैं बहस की ओर जाऊं और इसके सभी कोणों को हम समझें, एक रिपोर्ट दिखाती हूं मैं। इस रिपोर्ट में आप ये समझ पाएंगे कि हाल फिलहाल में जो आपने रिपोर्टिंग देखी है, जो आपने एंकरिंग देखी है, विशेषकर टेलीविजन मीडिया में, वो कितना बदल गया है। देखिए रिपोर्ट। ये है मीडिया का वो रूप जिससे आज हम रूबरू हो रहे हैं। मीडिया जासूस और जज बन चुकी है, आरोपियों की धरपकड़ कर रही है और देश के सामने टीवी के मंच पर उनसे जिरह भी कर रही है। इस क्रम में निष्ठा और चरित्र हनन की बात तो एकदम बेमानी लग रही है। हालिया दिनों में तबलीगी जमात को मीडिया के एक वर्ग ने कोविड फैलाने का दोषी करार दिया, तो वहीं सुशांत केस में एक्टर के सभी करीबियों को मीडिया जांच की आंच झेलनी पड़ी। हाथरस मामले में मीडिया की पड़ताली तेवर का अलग ही रूप देखने को मिला। हालात यहाँ तक पहुंचे कि मीडिया को रिपोर्टिंग में संयम बरतने के लिए अदालत को कहना पड़ा। नानावती केस से शुरू हुआ मीडिया ट्रायल का सिलसिला शीना बोरा हत्याकांड, सुनंदा पुष्कर प्रकरण, जेसिका लाल कांड से गुजरकर आज के दौर में भी जारी है। सच तो यह है कि सच खोज निकालने वाली मीडिया आज दोराहे पर खड़ी है। जो काम पुलिस या अदालत को करना चाहिए वह आज चौथा स्तंभ कर रहा है और इस क्रम में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। मीडिया ट्रायल खुलेआम हो रहा है। टीवी पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। स्तर इतना गिर चुका है
स्तर इतना गिर चुका है कि आरोपियों पर काला जादू करने तक का आरोप लगाया जा रहा है। इन हालातों में दूसरों पर उंगलियां उठाने वाली मीडिया पर टीआरपी मामले में खुद पर ही उंगली उठ गई है। जाहिर है कि मीडिया ट्रायल करते करते आज मीडिया खुद ही कटघरे में खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसके पहले कि मैं चर्चा की ओर आगे बढ़ूं, कुछ खास क्लिपिंग्स आपको दिखाऊंगी। इस पैकेज में आपने कुछ शॉट्स देखे हैं, आपको याद ही होगा कि आपने क्या देखा है, लगातार आप टेलीविजन देख रहे हैं, लेकिन कुछ खास क्लिपिंग्स मैं अपने बैक टीम से जरूर कहूंगी कि वो दिखाएं जो वाकई आपको यकीन नहीं होगा कि चैनलों पर आजकल इस तरह की बातें हो रही हैं। चैनल न हो गया मानो तमाशा हो गया है, एंकर न हो गए मानो अभिनेता हो गए हैं। आप ये क्लिपिंग्स देखिए, उसके बाद मैं जरूर पूछूंगी अपने इन तमाम वरिष्ठ पैनलिस्टों से, विशेषकर पत्रकारों से जिन्होंने मीडिया को शैशव अवस्था से आगे बढ़कर युवा होते देखा है। देखिए ये क्लिपिंग। मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। वो कैसे कह रही है? रिया चक्रवर्ती बोल रही है मुझे आपने सुशांत को ड्रगी कैसे बोला? एक मिनट तकवा लो, मेरी बात सुनो। आपने सुशांत को ड्रगी कैसे कहा? मैं बोल रहा हूं आपने वहां पे जब रिया चक्रवर्ती जाके बदनाम कर रही थी सुशांत को और कह रही थी ड्रगी है, ड्रगी है, ड्रगी है, ड्रगी है, ड्रगी है। अरे Anurag Kashyap, remember now, he adheres to a particular side of the ideological fence. No problems. Kashyap advised Riya Chakravarti to contact friendly journalists. Friendly. It's the word. ये बिल्कुल माफी के साथ ये तमाम जो क्लिप्स आप देख रहे हैं, ये सभी हम सबों के सहयोगी हैं। हम सभी लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं, मीडिया परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब ये वक्त है जब हम अपने गिरेबान में झांकें। और नलिनी सिंह जी, मेरा पहला सवाल आप ही से होगा। ये सब कुछ देखने के बाद, हालांकि मैं खुद एक पत्रकार हूँ और बहुत कुछ हमने आप सभी वरिष्ठों से हम लोगों ने सीखा है, लेकिन आज रेखा जी का जन्मदिन भी है, इसलिए मुझे याद आता है ये सब कुछ देखने के बाद कि ये कहाँ आ गए हम। क्या आपका भी यही प्रतिक्रिया है? आपकी भी यही प्रतिक्रिया है? कहाँ से कहाँ आ गए हम, ये मेरी प्रतिक्रिया होगी। मैं ये कहना चाहूंगी राजेश्री कि आपने अच्छा कहा कि जो आपने क्लिप्स दिखाए हैं ये केवल आपने उदाहरण के रूप में दिखाए हैं, इनकी आलोचना उस तरह से आप नहीं कर रही हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि देखिए, जो मैंने देखा है वो ये है कि कई मामलों में बहुत ही अच्छा काम कर रहा था मीडिया, ये जेसिका लाल, नीतीश कटारा इत्यादि मामलों में। कहाँ जा करके आप समझिए कि आरुषि हत्याकांड में ये जो आपने कहा कि एंकर बन गए अभिनेता, और कुछ जो शब्द हैं वो शब्दावली में आ गए जो एंकर की स्क्रिप्ट थी और टेलीविजन की स्क्रिप्ट थी, और वो हैं सनसनीखेज, बड़ा खुलासा, पहली बार टेलीविजन पर हम एक बात आपको दिखाने जाए। यानी कि ये हो गया जैसे कभी कभार लगता था कि जैसे आदमी गांव के हाट में जबकि डुगडुगी बजने लगती है और लगता है कि ये होगा, उस तरह से ऐलान होने लगे। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि ये तो इस तरह से लोगों को इतनी पिच हाई करके ये लोगों की भावनाओं को पहले तो काबू में करना है और उसके बाद में जो आप चाहें उसकी उन भावनाओं को उस तरफ ले जाना है। तो ये मुझे कहना है कि राजेश्री, मुझे ये ताज्जुब, इतना ज्यादा ताज्जुब तो मैं समझती हूँ, मुझे नहीं लगता था कि अपने जीवन काल में मैं इंडियन टेलीविजन पर देख कर ही जाऊंगी। लेकिन मुझे तो ये अभी देखने को मिल गया है। और इसमें ये मुझे जरूर कहना होगा कि देखिए, जब आप बहुत ज्यादा ऐसे आपको लगता है कि हमने ऐसे ऊंचे ऊंचे शब्दों में इतने, आप समझते कि बेबाक होकर आपने कहा कि मुझे ड्रग दे दो, मुझे ड्रग दे, इस तरह से अगर आपने नाटक किए तो बाकी जो चैनल्स हैं वो भी अगर ये समझती हैं कि आपकी टीआरपी आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा है,
बार्क कहता है कि आपके टीआरपी सबसे ज्यादा है, तो बाकी चैनल्स भी वो करने लगते हैं। मुझे सिर्फ एक बात छोटी सी कह के आपको खत्म कर दूं इस राउंड में, वो ये है कि देखिए ये जो टीआरपी का मामला आपने उठाया है, उसमें अगर आपकी टीआरपी ज्यादा है तो आपको एड ज्यादा मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट, उसमें आपका रेवेन्यू यानी कि आपकी जो आमदनी है वो ज्यादा होगी और आपका फैलाव और उसी तरह बढ़ता जाएगा। लेकिन केवल पैसे का खेल ये नहीं है, ये खेल है कि जितना आप कहेंगे कि हम नंबर 1 हैं, उतना आप सत्ता पक्ष के नजदीक आते जाएंगे। इसमें आप सत्ता पक्ष को या किसी को ना कहिए, पॉलिटिशियन को चाहिए कि उसकी बात सब जगह पहुंचे। अब एक चैनल कह रही है कि हम बन गए, हम नंबर 1 बन गए, तो सटना स्वाभाविक है। ये इतनी चीजें गलत हो रही है देश में कि इनका तो मैं समझती हूँ बाकी पैनलिस्ट, आपने इतने बड़े कानूनी विद बुलाए हुए जर्नलिस्ट, वो आपको बता देंगे। बिल्कुल। एनके सिंह जी भी हमारे साथ हैं। इसके पहले कि मैं जाके सीधे जस्टिस वेंकट चलैया से एक सवाल करूं, एनके सिंह जी, जब आप लोगों ने ये हालत पहले भी एक तरह से आंका था और 2 स्थितियों में आपने सोचा था कि मीडिया को जरूरी है कि उसकी आजादी भी बरकरार रहे और वो खुद सेल्फ रेगुलेट भी रहे। मुझे याद है कि अंबिका सोनी के समय जब ये एक बात चली थी कि मीडिया पर सरकार रेगुलेशन लगाए, आप लोगों ने बड़े विरोध की आवाज उठाए थे और एक सेल्फ रेगुलेशन की बात कही थी। अब संस्थाएं भी हैं, आप सभी लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सभी उस संस्था के मेंबर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या आपको ऐसा लगता है कि मीडिया अब एक तरह से उन सभी संस्थाओं को के जो विचार थे, जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट था, वो सब पीछे छोड़कर बाजार के में इस तरह से कूद पड़ी है कि वहां पर वो खुद ही मुंसिफ और खुद ही सब कुछ जूरी, जज और जूरी इसको कहा जा रहा है बार बार कि वो बन चुकी है और अब उन संस्थाओं का भी कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसे में अब क्या हो, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है उन लोगों के सामने जो चाहते हैं कि इस तरह के मीडिया को के रूपरेखा को बदला जाए। राजश्री जी, इस पूरे समस्या को मैं आपके व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा तफसील से बताना होगा जी। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक प्योरली मॉरल टर्पिट्यूड का है और एक है जिसमें कि हम चालाकी, मक्कारी और चोरी करते हैं जी। दोनों के कंपोनेंट को अगर आप देखेंगे तो 2006 से ये सिलसिला शुरू होता है और टीआरपी में आपको याद होगा उस समय कि एक चैनल ने दिखाया कि एलियन आके भारत में गायें चुरा रहा है। एलियन मतलब दूसरे ग्रह से लोग आके हमारी गायें चुरा रहे हैं। एक चैनल ने दिखाया कि पानी पे एक आदमी चल रहा है। दोनों एक्चुअली ऑप्टिकल इल्यूजन था, एक्चुअली एलियन भी नहीं था और शीशे पे चला दिया था एक मीडिया चैनल ने और शीशे पे आदमी को चला के बताया कि ये पानी पे चल रहा है। एक ने दिल्ली की सड़कों पे दिखाया कि गाड़ी चल रही है। बिल्कुल, ये सब चालाकियां होती नहीं। ये जो आप देख रही हैं, आज आप डिस्कशन कर रहे हैं जी, ये एक दूसरा डायमेंशन है इसका, जिसमें कि हम पैसे देके अपनी रेटिंग के लिए एक चैनल एक टीवी वाले से कहते हैं जी, जिसको अब सीपी, बार्क के शब्दों में सीपी कहा जाता है जी। एक टीवी से कहते हैं कि भाई 500 तुम्हें देंगे, तुम चाहे कहीं चले जाओ, अपना चैनल ऑन कर देना, इतने बजे फलाना चैनल लगा दे जी। जाहिर है कि हेड एंड पे कहते हैं इम्बेडर जो हेड एंड पे लगता है वहां रिकॉर्ड होने लगता है, ये चैनल दिखा जा रहा। बिल्कुल, ये एक दूसरा डायमेंशन था। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, रूरल इंडिया 69% पॉपुलेशन रूरल इंडिया में है, जबकि 31% अर्बन इंडिया में। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि 2010 तक 8,000 टैम मीटर देश भर में और उसमें से 5 शहरों में 6200 लगे, बाकी 1800 नापा जाता था जी। तो यही वजह थी कि अगर पानी बरसा, मुंबई में पानी बरसा तो आपके हमारा था, जबकि अगर बलात्कार वही बाढ़ आई बिहार के गांव में, बिहार के किसी में, तो हम नहीं दिखाते कंटेंट को हमारे बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जी। और यहीं पर जी बिल्कुल, और यहीं पे बाजार आ जाता है और प्रदीप चक भी हमारे साथ जुड़े हुए। बाजार का जो प्रेशर है,
इसकी वजह से ये सभी कुछ कैसे खेल चल रहा था, जैसा कि एनके सिंह जी आपने बताया, इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन इस वक्त जस्टिस वेंकट चिलैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जस्टिस वेंकट चिलैया, वेरी वेलकम टू माय शो सर, एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू इन माय शो स्पेशली. What do you think, sir? We are talking about media and especially media trial. Do you think that investigation gets affected by media trial? Its legal and logical limitation is a necessity. It is not an interference with the judicial process. There is a study in the California University where the study examined the impact of excessive press activity in a pending legal trial. Sir. Publicity in the press in a pending legal trial. And they said, up to a point, it promoted the prosecution. But beyond a point, the courts became suspicious of the intentions of the publication, the publicity given to it. Therefore, I think the Supreme Court has dealt with it. Our Supreme Court has dealt with it and said what are the limitations of a newspaper reporting of a pending trial. I think it's a very interesting question. And today, the newspapers are practicing this virtue to excess. Exactly. I think they must also restrain themselves because it might prejudice the trial. Sir. It might prejudice a fair trial. Exactly. Not only newspapers, sir. Newspaper are what we feel, and that newspaper are still a bit responsible. But television media is totally has changed, and social media is totally has changed. Do you think that we are misusing this right of the freedom of expression? It all depends on the context. In law, context is everything. And you take any issue out of context, it may give a wrong signal. I think there is a freedom of expression, freedom of choosing one's dimensions of one's curiosity. Press has a great responsibility of presenting many things in public life in a fair and dispassionate manner. Sir. But that fair and dispassionate, those two words are perhaps the most misunderstood expressions. I think the courts have said that there's a lot of literature in it. Sir. Lot of literature in it. In European Court of Human Rights. Exactly. The European Court of Justice. The Sir. American Supreme Court. The English Court. There are so many. I mean, if you maybe it can be a beautiful study, and the California University thesis is a very, very beautiful example of giving concrete instances of what has happened in particular cases. Exactly. But I don't have the necessary references immediately. Yes. But I'm only reacting in a general way. Sir, definitely. Just be with us, sir, and I'll come to you again, and we'll ask some more questions to enlighten us. Thank you so much, and just be with us, sir. प्रदीप चक, आपसे बात हो रही थी जब एनके सिंह जी ने बोला कि ये सारा जो मामला है ये आज का मसला नहीं है, ये पहले से चल रहा है। तमाशा जो शुरू हुआ था ये पहले से चल रहा है। लगभग अगर कुल मिलाकर मैं देखूं और जहां तक मेरा अनुभव रहा है, लगभग पिछले 8 सालों से हमने ये देखा है जब एलियंस आने लगे, बिना ड्राइवर के गाड़ी चलने लगी और भूत नाचते हुए दिखने लगे, तब से ये सब कुछ चलने लगा और टेलीविजन एक गंभीर मसला माध्यम न बन के तमाशा होने लगा। लेकिन जो बार्क और टाइम की रिपोर्टिंग की बात चल रही है और जो उसमें होड़ लगी रहती है, हम सभी लोग बार्क एजेंसीज पे हैं और हमें एक मजबूरी है कि हमारे कुछ रेटिंग आए, नहीं तो फिर हमें विज्ञापन नहीं मिलेगा।
किस तरह का प्रेशर, किस तरह का दबाव आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से जो गंभीरता पत्रकारिता में होना चाहिए थी, विशेषकर टेलीविजन पत्रकारिता में, वो खत्म हुई और तमाशा होने लगा? प्रदीप चक जी, आपसे ये सवाल मेरा। राशि जी, देखिए, आप याद कीजिए वो समय जब हिंदी को पत्रकारिता में टेलीविजन पे लेके आने वाला व्यक्ति एसपी सिंह जी, जिन्होंने जिस न्यूज से हिंदी न्यूज चैनल्स को पॉपुलर किया, वो न्यूज थी कच्ची दादरी में जो एयर क्रैश हुआ था। यानी कि खबर लेकर के ही वो आए थे और खबर को लेकर के उन्होंने न्यूज को इतना पॉपुलर किया था। लेकिन आज के समय अगर एक एरिना बना करके आक्रामक तरीके से खबरों को मैन्युफैक्चर करके अगर दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है और उससे टीआरपी को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत दुख भरी सिचुएशन है। और लेकिन इसमें जो लोग अभी भी मुद्दे पर रह करके काम करने को तैयार हैं, जो कंटेंट के ऊपर भरोसा करके, अपने अच्छे कंटेंट को भरोसा करके लेके आने को तैयार हैं, वो लोग उन लोगों को अच्छी टीआरपी मिलेगी बशर्ते कि वो उस पर भरोसा करें। वो क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसे ऑडियंस हैं। ऑडियंस हम लोग हमेशा कंज्यूमर यानी ऑडियंस की तरफ देखते हैं, मार्केटिंग में ऑडियंस की तरफ देखते हैं। खबरों का ऑडियंस जो है, जिसको कि इंफॉर्मेशन, जानकारी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, असली जानकारी चाहिए। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा लगता है जैसे कि हिंसक खबरों को प्रेजेंट किया जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति को पकड़ करके उसका ट्रायल कर दिया जाए मीडिया के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को एक जल्दी सी हो गई है, जल्दी होने लगी है कि जल्दी से पता लग जाए। नहीं, मेरा प्रदीप जी, मेरा यहाँ पे एक सवाल बहुत सीधा सा है कि मान लीजिए कि मेरी बार्क में कोई रेटिंग नहीं आती है, पर मैं खबरें अच्छी दिखाती हूँ, क्या आप एक ट्रेड एनालिस्ट होने की वजह से और मार्केट के इतने बड़े नाम हैं आप, क्या आप इसका अश्योरेंस देंगे कि वो जो बड़ी कंपनीज हैं जो विज्ञापन देती हैं, भले ही मेरे नंबर्स नहीं आ रहे हो बार्क में, वो मुझे विज्ञापन देंगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये मुद्दे की तरफ इशारा किया है। 44,700 अगर सैंपल साइज होगा तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर न्यूज चैनल्स का जो संख्या है वो और भी बहुत कम है। तो न्यूज चैनल्स अगर 700 या 800 ऑडियंस जिनको वहाँ वो फीचर रखा हुआ है, अगर थोड़ा भी उसमें मैनिपुलेशन होता है, अगर एक व्यक्ति को भी इधर से उधर कर दिया जाता है, तो आपको पता है कि टीआरपी के ऊपर कितना बड़ा फर्क आता है। क्योंकि सैंपल साइज इतना छोटा है तो इसका असर इतना बड़ा होता है कि वो न्यूज चैनल्स के ऊपर बहुत बड़ा असर डालते हैं जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ये सैंपल साइज, इतना सैंपल साइज सफिशिएंट नहीं है। इस सैंपल साइज को अगर सबसे पहले इस सैंपल साइज को हैंडल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 130 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में, जहाँ पर करीब 20 करोड़ के अराउंड टीवी सेट्स है, वहाँ पर इतना कम सैंपल साइज होने से ये टीआरपी के ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन करने की बात सोच सकता है। बिल्कुल, इससे बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है जी। और अब यहाँ पर कानूनी कार्रवाई शायद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और ऐसा न हो कि जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं, हम सरकार को कोई एक मौका दे रहे हैं या फिर कोई एक रास्ता खोल रहे हैं जिससे मीडिया पर लगाम लगाई जा सके? ये एक बड़ा डर है हम सभी को, और खासकर उन सभी लोगों को जो आज़ाद आवाज़ के हामी हैं। मीडिया में आई खराबियों पर खास हम नज़र रख रहे हैं और इसे दूर कैसे किया जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। इस बहस के दौरान हमने कुछ खास क्लिपिंग्स भी आपको दिखाए। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये क्लिपिंग्स या ये जो पैकेज है, ये जो आपको हमने लगातार जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये किसी को भी किसी भी तरह के से कोई दबाव बनाने के लिए या कोई आरोप लगाने के लिए नहीं है, बल्कि हम अपने ही घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गिरबा में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से
अभी हाल फिलहाल में जहाँ जहाँ हमने गलती की है उस पर हम नज़र रख रहे हैं, उस पर हम उंगली रख रहे हैं, ताकि हम उन गलतियों से सीखें और आने वाले समय में जो नई पीढ़ी को हमें देना है वो हम उस मीडिया का रूप उनके सामने रख पाएं जो आज़ाद आवाज़ की बात कहती है, जो अपने हक के अपने और दूसरों के हक की लड़ाई लड़ने की बात कहती है, जो अंतिम व्यक्ति की आशा की बात करती है, अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की बात करती है। उसी मीडिया के स्वरूप को कैसे हम एक बार फिर से जीवंत कर सकें, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। और इसके लिए कानून क्या कहता है, आज की तारीख में देखा जाए तो कानून की दुनिया इस पूरी चीज़ों को, जो मीडिया का एक बदला हुआ स्वरूप दिख रहा है, उसको कैसे देख रहा है, और मीडिया के ही जो स्तंभ हैं वो लोग इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, जिन्होंने मीडिया को बढ़ते और परवान चढ़ते देखा है वो कैसे देख रहे हैं, उन सभी से हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नलिनी सिंह जी, एक बार फिर से मैं आपके सामने आऊँगी। आपसे ये मेरा सवाल होगा कि जैसे बात अभी प्रदीप चक से हो रही थी, एनके सिंह जी ने बोला, वेंकट चलैया साहब ने बोला कि स्थितियां बदल गई हैं। क्या आपको लगता है कि इन बदली हुई स्थितियों में एक बेहद खतरनाक रास्ता हम खोल रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके हाथ में सत्ता है, इस नाम पर वो किसी भी वक्त उठकर और मीडिया के रेगुलेशन की बात कह सकते हैं, मीडिया को किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए इसकी बात कह सकते हैं, और हम बहुत आराम से उनको इसके लिए वजह, इसके लिए कारण दे रहे हैं। राजेश, मुझे लगता है कि सरकार के कहने से पहले या सरकार के डरने से पहले हम ये तो देखें कि हमें लाइसेंस, जो टेलीविजन का लाइसेंस मिलता है वो किस आधार पर मिलता है। जो उसमें आपको मालूम ही है कि 9-12 कंडीशन होती हैं, तो उसमें से जो क्लॉज 6 है, 1G जो है और 6(1)I जो है, वो ये कहता है कि आप स्लैंडर यानी किसी की मानहानि, किसी की बदनामी, किसी की झूठी निंदा, ये सब आप नहीं करेंगे कि आप किसी भी व्यक्ति पर या किसी ग्रुप पर या सोसाइटी में जो पब्लिक सोशल मॉरल पब्लिक से हिलाए, वो सब बातें आप नहीं करेंगे। हिलाई वर्ड नहीं है वो, सोशल पब्लिक मॉरल लाइफ ऑफ द कंट्री। अगर इसमें आपने बिना सबूत के, आपने बिना जो चीज आप कहेंगे कि जो ठोस है, अगर आपने उसे किया तो आप उल्लंघन कर रहे हैं और आपका लाइसेंस छीना जा सकता है। ये आपने साइन किया है, जब आपने टेलीविजन चैनल शुरू की थी तो ये आपने साइन किया हुआ है। मुझे लगता है कि ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से हम लोग आ गए, बिल्कुल इसे बेबाकी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि हर जो सीमा थी हमारी उसको हमने उसको तोड़ी है, बिल्कुल सीमा को छोड़ दिया। तो मुझे आपसे ये कहना है कि देखिए, ये तो वैसे हमारे लिए ही बहुत खतरनाक है, और जो हमारा समाज है उसका जो दिमाग है हम कुंठित कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम सिर्फ इस किस्म के प्रोग्राम दिखाएंगे जिसके अंदर आप कहिए कि ये ड्रामा की तरह आप न्यूज दिखा रहे हैं, एंटरटेनमेंट, ग्राफिक्स वगैरह में आप पूरा का पूरा कह सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, यहाँ से आया होगा, ये खरीदा, तो आप कैसे रहे हैं वो पब्लिक को तो लगता है बहुत अच्छा। ये जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, ये ब्लॉकचेन का, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे आपने बात की कंटेम्प्ट की, जस्टिस पीवी शेट्टी मेरे साथ मौजूद हैं। जस्टिस पीवी शेट्टी, डू यू थिंक दैट मीडिया ट्रायल इज ऑलमोस्ट इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? The media trial, yes, either regarding at the stage of investigation or in the court proceeding, if it is pending trial, it amounts interference in the course of justice. Sir. It may attract contempt in a contempt proceeding, and apart from that, the constitutional court, that is the High Court and the Supreme Court, in exercise their power under Article 226 and 30, the so-called High Court is concerned under Article 32 and 142 of the Constitution of India is concerned. Since it is well established principle that fair trial Sir.
is a right guaranteed under Article 14 and 21 of the Constitution of India. It is permissible, possibly it is desirable that the Constitution Court should lay down the guide with regard to the only limited with regard to the media trial, either to the investigation, pending investigation, or pending trial. So for a pending investigation contempt jurisdiction cannot be attracted. But these 226 powers are 32 and 142 powers can be invoked, and guidelines maybe can be laid on. Because there are two aspects of it. One is rights of the accused for a fair trial. Sir, but sir, here the whatever situation we are facing right now, especially 2-3 particular cases we want to mention, is a Sushant Singh Rajput death case or maybe Hathras Kand case, and part of this many other cases. In fact, the Supreme Court judges are also victim of media trial, or different judges are also victim of has been a victim of media trial. Do you think that the issue of media trial will be used by government to muzzle media? Do you think so? All the media houses who are concerned for democracy, who are concerned for criminal administration in the country, cooperate with that association and come forward with concrete proposal and subject themselves to the decisions of that association. If the associations or the media houses themselves don't volunteer to impose self-regulations which requires in public interest and administration of criminal justice system in the country, possibly, my intuition says the Parliament may have to step in and frame the necessary regulations so far as the electronic media is concerned. This requires, in my view, it is not a matter to take a decision on the basis of what has happened in Sushant Singh's case or in UP Hathras case or somewhere else. It is a matter on which it is desirable the authorities concerned take the media into confidence and tell them the adverse effects. There has to be a balance between the freedom of the media and the regulation. I would prefer to give little more latitude to the media than imposing restrictions. सर, एनके सिंह जी, जो पीवी शेट्टी साहब ने जो एक सुझाव दिया, कितना सहमत होंगे आप? क्योंकि मैं आपको एक ऐसे जिसको कहा जाए इनकलाबी के तौर पे जानती हूँ जिसने हमेशा मीडिया की आज़ाद आवाज़ के लिए काम किया है। क्या आपको लगता है कि यदि हम वाकई सेल्फ रेगुलेशन नहीं करते हैं तो अब ज़रूरी है कि सभी स्तंभ बैठें और कुछ मिला जुला कर कुछ ऐसी स्थिति पैदा करें जो इस तरह के जो तमाशा चल रही है उस पर रोक लगा सके? No, Rajshri ji, the problem is not as simple as it appears time after time. Sir. देखिए, मल्टी-वेरिएबल सिचुएशन है एंड ईच वेरिएबल impinges on the other. आपको एक उदाहरण देते हैं। मीडिया सरवाइव और इकोनॉमिकली कैसे करता है? कोई भी मीडिया हाउस, इसके लिए विज्ञापन का जॉग्राफिक ड्रेन है। अगर वो काट दिया जाए तो खत्म हो जाएगा। लिहाजा एडवर्टाइजमेंट मीडिया सरवाइव करता है। ये दुनिया में पूरे है और आज से नहीं, मुझे लगता है कि 250 साल से यही चलता है। करीब 150 साल से आज तक किसी ने नहीं कहा है कि बिना विज्ञापन के मीडिया, वो भी कॉस्ट इंटेंसिव जैसे टेलीविजन, ये सरवाइव कर सकते। लिहाजा हमें विज्ञापन चाहिए। अब पैराडॉक्स कहाँ आता है? मीडिया का रोल मुख्य क्या होता है? टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिवॉल्विंग अराउंड पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण के इश्यूज आगे लाना, ये मीडिया का काम होता है। एक गरीब मुल्क में जन कल्याण के इशू क्या होता है?
किसान की समस्या, बाढ़ की समस्या, माइग्रेंट लेबर की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, और ये कहाँ पे होती है? रूरल इंडिया में ज्यादा होती है, पॉवर्टी स्ट्रिकन सोसाइटीज में होती है। लेकिन जब विज्ञापन दाता जो है उसका प्रेडिकमेंट होता है, बिल्कुल, वो उन सोसाइटीज में अपने विज्ञापन देना चाहता है जिनके पास कंज्यूमेबल्स ज्यादा है जी। जैसे अहमदाबाद में आज से 2010 की बात मैं बताऊं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने झगड़ा किया इसके 2010 का एक छोटा सा एक आप आंकड़ा देते जी। अहमदाबाद की पॉपुलेशन 35 लाख है, वहां पे 195 टाइम मीटर्स लगे थे जी, वहां के का टेस्ट नापने के लिए। बिल्कुल। बिहार की पॉपुलेशन 11 करोड़ थी, एक भी टाइम मीटर नहीं, क्योंकि बिहार के पास कंज्यूमर सरप्लस नहीं, वो गरीब एरिया जी। लिहाजा हम एडिटर का पूरा का पूरा नजरिया बदल जाता है, और अगर अहमदाबाद एक सड़क पे गड्ढा पड़ा है तो वो चुप है, लेकिन बिहार में पूरे में लोग मर रहे हैं तो वो चुप नहीं होती है, क्योंकि उससे हमारी रेटिंग नहीं बढ़ती जी। आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि हमें सर्वाइवल के लिए एडवर्टीजमेंट चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी हमारी जन कल्याण है, जो कि उन एरियाज में होता है जिनके पास कंज्यूमेबल सरप्लस तो छोड़िए, पेट में खाने की रोटी नहीं होती है, यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है। ये पहला है जी। अब हमारी दिक्कत क्या है, आज हम 2020 में जब हमने बांध डेवलप किया 44,000 सीटी साइज ले लिया, जिसको करेंसी पैडल साइज कहते हैं, इसके बावजूद अभी कल रिपोर्ट आई है वर्क की कि उसके जो ये लगे हुए हैं मीटर जी, बिल्कुल, वो अर्बन एरिया में अगर 2 लगे हैं तो रूरल में 1 लगा है। और आप ध्यान दीजिएगा, रूरल की पॉपुलेशन आज 69% है, अर्बन की 31%, बिल्कुल, लेकिन 10 मीटर अर्बन में लगे हैं क्योंकि वहां पे माल बिकता है, माल खरीदा जाता है। बिल्कुल, ये पैराडॉक्स है जिससे कि हमें जूझना पड़ रहा है जी। बिल्कुल, और यहीं पर बाजार का जो आपने बताया कि बाजार इतना ज्यादा हावी है कि ऐसा लग रहा है कि स्थितियां बदलेंगी नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यदि हम कोशिश करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो अभी जिस स्थिति में हम हैं, प्रदीप चक, आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे में बाजार की तरफ से किस तरह का सहयोग मिल सकता है, जो कि ऐसा आमतौर पर अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो असंभव सा लगता है, लेकिन बाजार से किस तरह का सहयोग मिल सकता है कि मीडिया की जो निष्पक्षता है वो बरकरार रखी जा सके? क्योंकि बाजार जो है वो क्या है, बाजार है कंज्यूमर, उपभोक्ता। उपभोक्ता केवल एक तरह का ही नहीं है, उपभोक्ता केवल मीडिया ट्रायल ही देखने वाला नहीं है, उपभोक्ता केवल इस तरीके से आक्रामक खबरें देखने वाला ही नहीं है, सनसनीखेज खबरें देखने वाला ही नहीं है। उपभोक्ता को बहुत संजीदा, बहुत गहरी खबरों में भी रुचि है। आज की डेट में अगर न्यूज कंटेंट उस लेवल पे आ गया है कि वो अपने आप को विज्ञापन की श्रेणी में लेके आना चाहता है, तो फिर ये न्यूज कंटेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी त्रासदी है। आप खबरों की ऑब्जेक्टिविटी तक रखने से भी ऑडियंस, उपभोक्ता जो है वो बहुत से ऐसा उपभोक्ता है जो इंटरेस्टेड है। अब सवाल इस बात का आता है कि अगर कोई रेटिंग ये बता देगा कि इस तरीके की खबरें ही ज्यादा पसंद की जा रही है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही इस बात को कहा कि सैंपल साइज को, ये जो साइज है, इस साइज का क्या, किस तरीके से इसको बड़ा किया जाए, किस तरीके से इसमें और तरह के लोग शामिल किया जाए। लेकिन प्रदीप जी, मीडिया ट्रायल जरूरी है जी, बिल्कुल, पर मीडिया ट्रायल का इतना प्रभाव है कि न केवल आम आदमी जो दिखाया जाता है चैनल पर या जो अखबारों में छपता है उसको सच मानता है, बहुत हद तक मुझे खुद ये इस बात की खबर है कि अदालतों में भी कई बार ऐसा होता है कि मीडिया ट्रायल की वजह से चीज़ें या स्थितियां या घटनाओं का जो जिस तरह से इसे देखा जाना चाहिए वो भी बदल जाता है। हमारे साथ उपेंद्र बख्शी साहब मौजूद हैं, और उपेंद्र बख्शी जिन्होंने कई बार जब भी मैं उनके साथ बैठती हूँ, कई बार इस बात पर वो चर्चा करते हैं और हर बार कहीं ना कहीं वो मुझ पर तंज भी कसते रहते हैं कि तुम उसी परिवार का हिस्सा हो जहां चीज़ें सफ़ेद को काला और काला को सफ़ेद कहा जाता है। हालांकि ये अदालत की दुनिया का ज़्यादा काम है, बट बहरहाल प्रोफेसर बख्शी आर विद मी एंड आई वुड रियली लव टू नो फ्रॉम यू, डू यू थिंक दिस मीडिया ट्रायल रियली अफेक्ट्स द ट्रायल ऑफ द कोर्ट? That is contempt.
Is it contempt? Okay. To say that it affects courtroom trials means that judges are influenced by outside agencies. Yeah. You give me one example, but it is affected by court judgment is actually affected by public opinion should play no role in criminal matter. I've done the open letter on Basra case. I've lived a long time. And I refused in my last sentence, in the open letter, we said that we don't want to court to review the matter. The court has committed a mistake in our opinion and should correct it, should know its ways to correct it. Because it says there are no marks of resistance on the body of the woman. Sir. So we said it's not necessary for conviction for rape. And eventually court corrected itself, and the law was corrected. Exactly. So it's a different matter. Exactly. Professor Bakshi, you just be with me. I have Justice Venkat Chelaiya, and he's waiting from long time. Justice Venkat Chelaiya, do you think that now we really need self-regulation, especially in context of media? Regulate media from outside. But there is necessity for media to regulate itself within its own compass. Yes. Outside will not be will interfere with the freedom of speech. That's a great freedom. It's a great freedom. It's only you know the value of it when you lose it. Sir, definitely. सभी लोग यहाँ पर जितने भी हैं वो मीडिया के फ्रीडम की बात करते हैं, विशेषकर अदालत की दुनिया में मीडिया के फ्रीडम पर विशेष एक आपने देखा आग्रह है कि तमाम ये बड़े पैनलिस्ट जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मीडिया का फ्रीडम बरकरार रखना चाहिए, पर फ्रीडम के साथ आज़ादी के साथ कैसे उत्तरदायित्व संभालने की भावना हो, कैसे अपने आप पर लगाम लगाने की भावना हो, ये भी ज़रूरी है। अब मैं एक बार फिर से नलिनी सिंह जी के पास आऊँगी। नलिनी सिंह जी, अभी तक तमाम हमने पैनलिस्टों की बात सुनी, आपने देखा कि हम हर एक जो पहलू है उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं। सब ये विषय इतना बड़ा है और अब तो इतना उलझ चुका है कि ऐसा लगता है कि कोई एक राह नहीं है जिस पे हम चलकर कहें कि ये रास्ता है और यहाँ से हम जो सोल्यूशन है, जो समाधान है वो पा लेंगे। लेकिन फिर भी क्या आपको ऐसा लगता है कि बाजार एक सच है, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह की चीज़ें रिपोर्टिंग है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारा हक है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन हम अपने आप को, नई पीढ़ी को, विशेषकर जो मीडिया में आ रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाए, उसको कैसे बाजार के इस दबाव से अलग उसे वो करने की छूट दे सकें, वो करने की प्रेरणा दे सकें जिसके लिए मीडिया अभी तक जानी गई है। राजेश, ऐसा है, दुर्भाग्यवश मैं सुन नहीं पाई हूँ बात के कैंडिडेट को, जो मैं समझती हूँ बहुत ही उन्होंने बातें कही होंगी, लेकिन तब भी मुझे ये कहना होगा, जरा एको बंद करवा दीजिए। मुझे ये आपसे कहना है जरा कि देखिए, मार्केटिंग मैनेजर जो है वो हमारे न्यूज रूम्स में एडिटोरियल में नहीं बैठना चाहिए। उनको मार्केटिंग मैनेजर्स है, अगर वही बैठ गए, बैठे हुए हैं, वो तो हमारे एडिटोरियल में। मुझे इतराज इस चीज का है कि जबकि एक और जरिया हमारे पास में है और वो ये है कि जो अब तो डीटीएच वक्त से आ गए हैं, तक 10 करोड़ से 15 करोड़ से जो डीटीएच वक्त ही होंगे, तो उनमें से एकदम से थोड़ा सा चिप लगा के कोई आईआईटी का एक स्टूडेंट ही आपको बता देगा कि कैसे मिनट पर मिनट आप देख सकते हैं कि कौन से डीटीएच वक्त में किस समय कौन सी चैनल देखी जा रही है। इसी से आपको ये जो टीआरपी का भूत है वो तो एकदम से हट जाएगा। दूसरा मुझे कहना है वो प्रदीप जी से ज्यादा कि देखिए, ये जो बिस्किट बिकते हैं हमारे देश में, हर कोई जानता है कि सभी लोग 5 रुपए के 10 बिस्किट से लेकर के न जाने कितने 500 रुपए का एक बिस्किट भी होता होगा, ये लेते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई बार्क नहीं है, यहाँ तो कोई इतना फैंसी नहीं है कि जी उन्होंने सारी इंडस्ट्री के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने ये कह रखा है कि हम लोग इसको एक अपना एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे। मुझे ऑडियंस रिसर्च का मुझे आपसे कहना है कि बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे अपने आप को ये डिटरमिन कर रही हैं कि हमें ये वाले प्रोग्राम बनाने और ये नहीं बनाने, ये प्रोडक्ट बनाना, ये नहीं।
मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करती हूँ कि ये बिजनेस है ये, लेकिन जो न्यूज है वो एक पब्लिक सर्विस है। हम न्यूज को निकाल नहीं पाएंगे एडवर्टाइजिंग से, क्योंकि पैसे आपको चाहिए, या तो आप पैसे कहीं और से खरीद करके न्यूज चलाइए, पैसे कहीं और से आप कमा करके न्यूज चलाइए, और नहीं तो फिर आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कि हम कैसे, ये बिस्किट वाले कैसे करते होंगे, तो देखिए हमें ये बता दे कि ये हमने क्यों नहीं, ये बाढ़ हम कहाँ से, पहले डैम थी, फिर इन डैम, फिर बाढ़, ये क्या चल रहा है? बिल्कुल कुछ ना कुछ। और एक चीज मैं आपसे कह दूं राजश्री लास्ट कि जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, द फ्यूचर विल नॉट बी लाइक द पास्ट। अगर हम ये कहें कि यहाँ इतने ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये लोग बदलने नहीं देंगे, ये नहीं बदलने देंगे, गांधी जी ने नहीं बदला था, इतना बड़ा ब्रिटिश हुकूमत उन्होंने बदल डाली, तो हम ये बदल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी सिंह जी आपकी इस पूरी बात के लिए और एक उम्मीद दिलाने के लिए। जैसे बहुत पहले हम लोग जब छोटे थे तो आपका एक कार्यक्रम आया करता था हेलो ज़िंदगी, जिसमें ज़िंदगी के प्रति उम्मीद जगती थी। इस बार जो आपने बात कही है, कहीं ना कहीं मीडिया के अच्छे दिन आएंगे, इसकी उम्मीद जग रही है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे तमाम जो मेहमानों ने ये बात रखने की कोशिश की है कि इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया आज की तारीख में बाजार से प्रभावित है, लेकिन अब यही वो वक्त है जब बाजार से अलग हटकर मीडिया अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी समझे, या कुछ एक ख़ास तरह का ऐसा मिश्रण तैयार किया जाए जिसमें ये जो एजेंसीज कह देती हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और उस होड़ में तमाम चैनल्स को डालती हैं और जो अच्छा काम हो रहा है उसको पीछे कर दिया जाता है, भूत प्रेत हो या फिर इस तरह के तमाशा हो उसको आगे कर दिया जाता है। उन सबों से नज़र हटाकर कुछ जो कहा जाए अपने उत्तरदायित्व को समझने की कोशिश करने वाले संस्थानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें हम सभी मिलकर, तो शायद ये ठीक हो सकता है। और अब इसी बात के साथ मैं अपने तमाम मेहमानों को ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये वो लोग हैं जो इनके चेहरे वो चेहरे हैं जिन्होंने आज तक मीडिया को सशक्त बनाने के लिए काम किया है, और मीडिया ही नहीं अदालत की दुनिया को भी निष्पक्ष और सशक्त बनाने के लिए काम किया है, और मीडिया की आज़ादी, आम व्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगातार जिन्होंने काम किया है, जिसके वो हामी रहे हैं। और इसकी वजह से भी वो सभी जो आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात के साथ कि इसमें कोई शक नहीं कि आज का जो दिन है अंधेरा है, आज का जो दिन है वो शाम से भरा है, लेकिन हर शाम के बाद, हर रात के बाद सुबह होती है। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय मीडिया जो अभी अपनी युवा अवस्था में है, विशेषकर टेलीविज़न की मीडिया जो अपनी युवा अवस्था में है, वो आने वाले दिनों में अपनी जिम्मेदारी को समझेगी। बहुत जल्द आप इस तमाशा से दूर वो पत्रकारिता देख पाएंगे जो सही है, और इसके लिए बहुत हद तक दर्शकों की जिम्मेदारी होती है कि वो तमाशा से बचें, उन खबरों की ओर रुख करें, उन बातों की ओर रुख करें जिसमें आपकी बात हो, आपके हक की बात हो, और आपके घर की बात हो, आपके अधिकार की बात हो। आप वो जानने, वो समझने की कोशिश करें जो आपको सही राह पर ले जाता हो। आप अपने पड़ोस के साथ, अपने आसपास के साथ संवेदनशील हों। जितना आप ज़्यादा संवेदनशील होंगे उतना ही मीडिया आपको संवेदनशील खबरें दिखाएगी। यदि आपको दूसरों को डांटने में, फटकारने में मज़ा आएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब आपके चैनल पर मेहमानों को बुलाकर उन्हें बेइज्जत किया जाएगा, वो भी उसका भी आप आनंद उठाने लगेंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपने उन संस्कारों को जगाएं, उन विचारों को जगाएं जो हमें सही राह पर ले जाते हों, और अपने से पहले उनकी सोचें जिन्हें ज़रूरत है आपकी, जिन्हें ज़रूरत है सही खबर की, जिन्हें ज़रूरत है उन बातों की जिससे उन तक उनके हक को पहुंचाया जा सके। इसके अलावा इन तमाम खबरों के साथ साथ आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो सच है उसके साथ खड़े हों। जहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यह खबर गलत हो सकती है या इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, आज की तारीख में सोशल मीडिया का भी साथ आप ले सकते हैं और इसकी आलोचना आप खुलकर कर सकते हैं। तो बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, इस कोशिश के साथ हम सभी काम करते रहेंगे, पर लब की आज़ादी के साथ साथ
अपने उत्तरदायित्व को भी हम समझें, इसकी भी कोशिश अब जारी रहेगी। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने एक अलग तरह के विषय के साथ, जिसका कानूनी पहलू भी हम समझेंगे और सामाजिक असर भी जानेंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।